हिमालय किस्त नंबर 145। एडना डिम्पल गहरी निगाहों से शीरान को देख रही थी, लेकिन शीरान के मुतवज्जो होते ही उसने अपने अंदाज में सादगी पैदा कर ली। क्या कह रहे थे मिस्टर जैकार्ड? क्या कोई खास बात है? तुम्हारी गुफ्तगू में मैं भी शामिल थी। क्या गुफ्तगू हो रही थी, मुझे भी बताओ, उसने नाज भरे अंदाज में कहा। और शीरान से जैकार्ड से वाली गुफ्तगू की तफसील बताने लगा। एडना डिम्पल ने उसके बाजू पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर नाज है शीरान, मुझे तुम पर नाज है। मिस्टर जैकार्ड मुझसे क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं? क्या तुम कोई अंदाजा लगा सकती हो? शीरान ने सवाल किया। मेरा ख्याल है कोई खास बात नहीं होगी। मुमकिन है वो तुम्हें किसी कारोबारी मामले की तरफ मुतवज्जो करना चाहते हो। एडना डिम्पल ने कहा। कारोबारी मामला? हाँ, अमेरिका में सुकूनत इख्तियार करने के लिए वो हमारी मदद करेंगे। और मिस्टर जैकार्ड जिन इख्तियारात के मालिक हैं, इसका अंदाजा तो तुम्हें खुद ही हो गया होगा। इसके साथ साथ वो हमारी बड़ी ख्वाह हैसियत से ये भी चाहते होंगे कि हमारे लिए कुछ इस किस्म के रास्ते फराहम करें जो अमेरिका में हमें मुमताज़ ज़िंदगी बख्श सकें। अगर ये बात है तो मिस्टर जैकार्ड वाकई हमारे मोहसिन हैं। शीरान ने मक्कारी से आंखें घुमाते हुए कहा। वो अपने ज़हन में जो मंसूबा रखता था, अब उसके बारे में फैसला कर चुका था कि उसकी हवा भी कुमारी कैलाशी को नहीं लगने देगा। एडना डिम्पल उसे प्यार भरी निगाहों से देखती रही और उसके बाद दूसरी गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। दूसरे दिन शीरान ने मुकम्मल तैयारियां की। उसके अपने ज़हन में जो कुछ था उसका तज़किरा उसने कुमारी कैलाशी से नहीं किया था। हाँ, ये फैसला उसने कर लिया था कि अगर कैलाशी को पता चल गया कि जैकार्ड को शीरान के हाथों नुकसान पहुंचा है तो वो उसका एतराफ़ करेगा और उसे बता देगा कि मजबूरन उसे ये राह इख्तियार करना पड़ी थी। उसे यकीन था कि कुमारी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे माफ़ कर देगी। वो उस पर इतना ही एतमाद रखता था। तमाम तर तैयारियों के बाद वक्त मुकर्ररा पर वो जैकार्ड के बताए हुए पते पर रवाना हो गया। उसने अपने सिलसिले में मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। चुनांचे थोड़ी देर के बाद वो साहिल समंदर के नज़दीक था। जैकार्ड की रिहाइश का समंदर के किनारे पर बनी हुई थी। सफेद रंग की यह हट इंतहाई खूबसूरत थी और जैकार्ड जैसे आदमी की दौलत का मुजाहरा करती थी। हट के छोटे से सरसब्ज अहाते में जैकार्ड ने इसका इस्तकबाल किया था। वो तन्हा नजर आ रहा था, कोई भी उसके साथ मौजूद नहीं था। उसने आगे बढ़कर शीरान से मुसाफा किया और उसे एहतराम से लेकर अपने इस हट के अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गया। तशरीफ रखिए मिस्टर शीरान, आपको यहाँ देखकर मुझे इंतहाई मुसर्रत हुई है। मैं दोस्तों से मोहब्बत का कायल हूँ और आने वाला वक्त मेरी इस बात का सबूत पेश करेगा। शुक्रिया मिस्टर जैकार्ड, आपका यह हट बहुत खूबसूरत है। मैं समंदर के किनारे इतनी खूबसूरत रहायशगाह का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वैसे यहाँ अतराफ में दूसरी इमारतें भी बनी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनमें सबसे खूबसूरत इमारत आपकी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इस इलाके की खूबसूरत तरीन इमारत है। यहाँ आप तफरीहन आते होंगे? शीरान ने सवाल किया। हाँ, जब भी समंदर की तफरीहात के लिए दिल चाहता है मैं यहाँ निकल आता हूँ। यहाँ आपने मुलाजिम वगैरह रखे हुए हैं? नहीं, इसकी जरूरत पेश नहीं आती। यहाँ का एक मुस्तकिल चौकीदार है जो यहाँ के तमाम हटों की निगरानी करता है। कानून के मुताबिक वही चौकीदार इन हटों की निगरानी का हक रखता है। गोया जब आप यहाँ आते हैं तो अपने मुलाजिम वगैरह लेकर आते होंगे? हाँ, अगर इसकी जरूरत महसूस करता हूँ तो ले आता हूँ। हालांकि आम हालात में इसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ मैं जिंदगी के तमाम लवाजमात इकट्ठा किए रखता हूँ। बताइए आप किसकी जरूरत महसूस हो रही है? जैकार्ड ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया। नहीं शुक्रिया, वैसे अगर खाने पीने की किसी चीज की जरूरत हुई तो क्या खुद आप इंतजाम करते हैं? हाँ, मैंने यहाँ वो तमाम जदीद सामान मुहैया कर रखे हैं जिनके होते मुझे किसी मुलाजिम की जरूरत पेश न आए, जैकार्ड ने कहा। गोया आप यहाँ बिल्कुल तनहा हैं? शीरान ने सवाल किया और जैकार्ड एक लम्हे के लिए चौंक कर उसे देखने लगा। पता नहीं शीरान इस सिलसिले में बार बार क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसने इस बार कोई खास मायने नहीं पहनाए थे। थोड़ी देर के बाद उसने शीरान के सामने कॉफी के 2 मग लाकर रखे, फिर उनमें से एक मग खुद उठा लिया। मिस्टर शीरान, आपको ताज्जुब होगा कि वो कौन सी बात है जिसके लिए मैंने कुमारी कैलाशी को आपसे दूर रखना पसंद किया। हाँ, मुझे ताज्जुब तो हुआ क्योंकि मुझसे ज्यादा कुमारी कैलाशी आपकी दोस्त है और आपके लिए ज्यादा काबिल एतमाद भी, शीरान ने कहा। और कैलाशी जिस शख्स पर एतमाद करती है, क्या मुझे इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए? मैंने इस सिलसिले में कुमारी कैलाशी से भी बातचीत की थी और उसने यही कहा था कि अगर शीरान भी इस बारे में कोई फैसला कर ले तो भला उसे क्या एतराज हो सकता है। चुनांचे मैंने यही मुनासिब समझा मिस्टर शीरान के आपसे गुफ्तगू करूं। दरअसल इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जिंदगी के मसाइल जिस तरह आप समझ सकते हैं, कुमारी कैलाशी लाख ज़हीन सही, लेकिन वो इनको अच्छी तरह नहीं समझ सकती। कुमारी कैलाशी से मेरी बातचीत हुई थी, बल्कि मैंने खुद ही उसे पेशकश की कि वो अमेरिका में सुकूनत इख्तियार कर ले। उसने इस पर आमादगी का इजहार कर दिया, लेकिन ये कहा कि आखिरी फैसला आप करेंगे। और मिस्टर शीरान, जब दोस्तों को मुखलिस पाया जाए और उनसे मोहब्बत हो जाए
तो फिर दोस्त का फर्ज हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को जिंदगी गुजारने के बेहतर मौके फराहम कर दे और उनके बारे में खुलूस दिल से सोचे। मैंने आप लोगों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत जगह मुंतखब कर ली है जिसे मैं आपको तोहफतन पेश करूंगा और वो आपकी रिहाइशगाह होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको इख्तियार होगा कि आप वो जगह आपकी शय निशान ना हो तो उसे मुस्तरद कर दें। ओह शुक्रिया मिस्टर जैकार्ड, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? हम अगर यहाँ रहने का फैसला कर लेते तो फिर जगह का बंदोबस्त भी कर लेते। नहीं बात कहकर आप मेरे खुलूस की तौहीन न करें मिस्टर शीरान। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में आपको एक ऐसी मुमताज हैसियत हासिल हो जाए जिससे आप मेरे दोस्तों में शुमार किए जाएं। गुड गुड गुड। इसका मकसद है कि इसमें आपका अपना मुफाद भी वाबस्ता है। शीरान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने दोस्तों को वो मेयारी हैसियत देना चाहता हूँ जो उनके और मेरे दोनों के शयान शान हो। जैकार्ड ने कहा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। फरमाइए मुझे कैसे याद किया? इन तमाम बातों से मकसद यही था कि मैं आपको इस बात पर राजी करूँ कि यह अमेरिका में रहकर आप दौलत के हसूल के लिए कोई ऐसा काम अंजाम दे जो आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्र मुआश से आजाद कर दे। शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, फिर उसने आहिस्ता से कहा, आपकी पेशकश मेरे लिए बाइस एहतराम है मिस्टर जैकार्ड, मगर बदकिस्मती है मेरे और आपके दरमियान एक ऐसी फांस मौजूद है जिसे मैं कोशिश के बावजूद नहीं निकाल सका। फांस? जैकार्ड ने मुतअज्जिबाना अंदाज में पूछा। हाँ दरअसल मिस्टर जैकार्ड, आपको मेरी जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल नहीं है। पहाड़ों में जिंदगी गुजारी है मैंने, एक फारिगुल बाल और मस्त इंसान की हैसियत से। मेरा मशगला सिर्फ सैर व शिकार था। जंगली दरिंदों को मैं बड़ी दिलचस्पी से शिकार किया करता था और इसकी बुनियादी वजह थी कि एक दरिंदे ने मेरे बाप को हलाक कर दिया था। मैंने जिस कदर मुझसे मुमकिन हो सका दरिंदों की नस्लों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें मौत के घाट उतारता रहा। फिर एक और पागल भेड़िया मेरे तो मुतवज्जो हुआ। उसे मुझसे दुश्मनी थी, पहाड़ों का बाशिंदा था और उसे शुबा था कि मेरे बाप ने इसके भाई को कत्ल किया है। इसने मुझसे इंतकाम लेने के लिए मंसूबाबंदी की, लेकिन बदकिस्मती या मेरी लाइल्मी से मेरी माँ उसकी साजिश का शिकार हो गई और वो वहीं हलाक हो गई। इसके नतीजे में मैंने इसके खानदान की 4 लड़कियों को बेइज्जत करके हलाक कर दिया। इसके बाद मैं वहां से निकल आया क्योंकि वो दरिंदा साहिब इक़्तिदार था। इसके बाद मैंने दुनिया के बहुत से ममालिक में जो एशियाई से ताल्लुक़ रखते हैं सैर व तफरीह की और मुख्तलिफ हरकयात और हालात से गुजरता हुआ बिलाखिर कैलाशी तक पहुंच गया। कैलाशी मेरी जिंदगी में एक मुख्तलिफ हैसियत से शामिल हुई थी। वो औरत जिसे मैंने बहैसियत औरत जिंदगी में पहली बार चाहा था कैलाशी की बड़ी बहन थी और कैलाशी उसकी हमशक्ल थी, जिसकी वजह से मैं कैलाशी से मुतासिर हुआ और बिलाखिर मैंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। अगर आप इस बात पर गौर करें मिस्टर जैकार्ड तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने उसे सिर्फ उसकी बड़ी बहन का हमशक्ल होने की बिना पर कबूल किया था, लेकिन इसके बाद मैंने इसके साथ मुखलिसाना जिंदगी गुजार दी। गोया मेरी वैश्य फितरत में तमाम वहशत के बावजूद थोड़ा सा खुलूस भी शामिल है। मेरी जिंदगी के बाब में एक शख्स मुझसे टकराया था जिसने इन हालात में मेरी मुआवनत की, जबकि मैं बिल्कुल यको तन्हा था। न सिर्फ ये कि उसने मेरी मुआवनत की बल्कि उसने मुझे एक ऐसी जिंदगी भी दी जो बाद में मेरे लिए बहुत ही सुकून बख्श साबित हुई। उस शख्स का नाम मार्लिनो था। शीरान ने एक लम्हे के लिए जैकार्ड की शक्ल देखी। जैकार्ड के चेहरे पर अब कुछ तब्दीलियां पैदा होने लगी थी। तो मिस्टर जैकार्ड, मार्लिनो ने मुझे अपनी जिंदगी से रोशनास कराते हुए बताया कि चंद दरिंदों ने उसके साथ एक ऐसा वहशियाना सलूक किया था जो बिल्कुल इंसानियत के मुनाफी था। एक मामूली सी बात पर उन्होंने इसके हाथ पांव काटकर उसे एक नकारा शख्सियत बना दिया था और फिर इन्हीं में से एक ने उसे अपने तजुर्बात का निशाना बनाया। वो एक साइंसदान था। आप इस साइंसदान को बखूबी जानते मिस्टर जैकार्ड। वो आपका साथी हेनरिक था। मार्लिनो, हेनरिक। जैकार्ड के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। जी हाँ मिस्टर जैकार्ड, हेनरिक के जरिए मार्लिनो को बेशुमार कुव्वतें हासिल हो गई और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मार्लिनो वहां से फरार हो गया, लेकिन वो हेनरिक की बहुत सी चीजें अपने साथ ले आया था। इसके बाद उसने कांगहू में अपना एक मुस्तकिल इदारा कायम किया और एक नाकाबिल तस्खीर शख्स बन गया। ये वही शख्स है मिस्टर जैकार्ड जिसने मेरी मुआवनत की थी और इस मुआवनत के सिले में मैंने उससे वादा किया था कि उसके इन 8 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दूंगा जिन्होंने उसे इस हालत तक पहुंचाया था। ये मार्लिनो का मिशन था जो बाद में मैंने अपने जिम्मा ले लिया और इसके नतीजे में मिस्टर जैकार्ड, आप जानते हैं कि हेनरिक और डॉक्टर ब्रीटो मेरे हाथों कत्ल हो चुके हैं। इन वाकयात को तवील अरसा गुजर चुका है। मार्लिनो ये नहीं जानता कि शीरान जिंदा है और मैं ये नहीं जानता कि मार्लिनो की मौजूदा पोजीशन क्या है, लेकिन मैंने जिंदगी में उसे एक वादा किया था। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ मिस्टर जैकार्ड, लेकिन थोड़ी सी अच्छाई भी है मेरे अंदर, और वो ये कि जिस शख्स से मैं मुतासिर हुआ उसे मैं कभी नहीं भूला। फिर उसके लिए मैंने अपने दिल में हमेशा मुखलिसाना जज्बात रखे, जैसे मार्लिनो
जैसे कुमारी कैलाशी को आज तक मुझसे कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। यही कैफियत मार्लिनो की है। मार्लिनो से अलहदा हुए मुझे एक तवील अरसा गुजर गया, मगर वो आज भी मेरे ज़हन में मौजूद है। वो गुजरे सालों ने उसकी याद पर गर्द डाल दी थी, लेकिन जब मैंने गर्द साफ की तो उसका चेहरा नुमाया हो गया। हो सकता है मेरे अफ़आल व इक़दामात मार्लिनो के लिए तकलीफदेह साबित हुए हों, लेकिन मार्लिनो से मैंने जो वादा किया था उससे मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर तक फरामोश करने का इरादा नहीं रखता। आपको मैंने पहली बार होटल मार्गा में देखा था। मिस्टर जैकार्ड, आपको इसी वक्त मैंने पहचान लिया था। आप उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने मार्लिनो को नुकसान पहुंचाया था, और जब मार्लिनो मेरे ज़हन में जागा तो फिर मेरा वो जज्बा भी मेरे सीने में जिंदा हो गया, यानी मार्लिनो के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का जज्बा। मिस्टर जैकार्ड, ये पहला मौका है जब मैंने कुमारी कैलाशी को अपने किसी मंसूबे से आगाह नहीं किया। मैं आपकी ये मैयत और दोस्ती जरूर कबूल कर लेता, बल्कि इसका एहतराम करता, अगर आप मार्लिनो के दुश्मनों में शुमार ना होते। जैकार्ड के बदन में सन्नाटा दराया था। वो एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया था। शीरान ने जिस सादगी से ये इंकिशाफ कर दिया था कि उससे इसके इरादे जाहिर होते थे। जैकार्ड जैसे शख्स को बात समझने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई कि शीरान क्या कर रहा है। मैं ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता मिस्टर जैकार्ड। आप इस बात का एतराफ करेंगे कि आप उन 8 आदमियों में शामिल थे जिन्होंने मार्लिनो के साथ वो वहशियाना सलूक किया था। मैं इस वक्त किसी मार्लिनो के बारे में गुफ्तगू करने में कोई मूड में नहीं हूँ, और अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं उस बात का एतराफ करूँ तो हाँ, मुझे एतराफ है कि मैं उन लोगों में शामिल था, और हाँ, मुझे बादशाह खान की कहानी भी मालूम है। शायद तुम इस बात का यकीन ना आए कि बादशाह खान ने एक बार मुझे बैंकॉक तलब किया था और उससे कहा था कि मैं शीरान के शिकार में उसकी मदद करूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। दरअसल मैं अहमकाना हरकत का आदी नहीं हूँ। न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे दूसरे साथियों ने भी यही कहा कि ये उसका ज़ाती मामला है और वो इस ज़ाती मामले में खुद देखे, हमारा इससे कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है। मैंने भी यही कहा था। इससे मिस्टर शीरान कभी हम तक पहुंचा तो हम में से हर शख्स इतनी अहलियत रखता है कि उसे अपने तौर पर निमट सके। मैं आपको इसका मौका देना चाहता हूँ मिस्टर जैकार्ड। आपको यही कहना चाहिए था। जब आपने पहली बार मुझे कुमारी कैलाशी के साथ देखा था तो आपको मुहतात हो जाना चाहिए था, लेकिन इंसान बाज़-औक़ात ऐसी अहमकाना हरकतें कर जाता है जो बाद में उसके लिए मुज़र साबित होती हैं, और आप वो हरकत कर चुके हैं। मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद ये है कि मैं आपके इस खुलूस को कबूल नहीं कर सकता। आपकी इस पेशकश को कबूल करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मैं सिर्फ आपको कत्ल करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने अहद को ईफा कर सकूँ। और महसूस होता है कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो, और ये सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि मुझे इसका तजर्बा भी हो चुका है। लेकिन मैं तो सिर्फ कुमारी कैलाशी के हद तक बेवकूफ़ समझता था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद के मामलात में भी तुम बेवकूफ़ साबित हो गए। कुमारी कैलाशी की हद तक? शीरान ने सवाल किया। हाँ मेरे अक्लमंद दोस्त, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, इसलिए ना कि मैं मार्लिनो के दुश्मनों में शामिल हूँ। लेकिन कुमारी कैलाशी को तुमने आज तक कत्ल नहीं किया, जबकि वो तुम्हारी महबूबा की कातिल है। मैं नहीं समझा मिस्टर जैकार्ड। अब आप कोई नया खेल खेल रहे हैं। अहमक बेवकूफ़ इंसान, अव्वल तो अमेरिका में रहकर तुम जैकार्ड का बाल भी बिका नहीं कर सकते। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में तुम्हें अपने आप से मुकाबला करने का चैलेंज दे सकता हूँ। मैंने जो मोहब्बत और जो शराफत तुम्हारे साथ बरती, इसका मुझे अफसोस है। खैर, ऐसा हो ही जाता है। जिंदगी में हिमाकतें सरजद होती रहती हैं। तुम्हें पहचानने के बाद मुझे यही चाहिए था कि मैं पहले तुम्हें ठिकाने लगा देता। बाकी रही एडा डिम्पल की बात, तो उससे मैं अपने तौर पर कोई बेहतर मुआहदा कर सकता था। एडा डिम्पल की बात? तुम एडा डिम्पल को जानते हो? शीरान ने चौंक कर कहा। हाँ मेरे बेवकूफ़ दोस्त, बल्कि बेवकूफ़ दुश्मन। अब मैं तुम्हें दोस्तों में शुमार नहीं कर सकता। चुनांचे तुम्हारे दिल में ये चरखा लगाने में मुझे आर नहीं कि मैं तुम्हें कुमारी कैलाशी की हकीकत से आगाह कर दूं। मैं अब इस औरत से भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता जो मुमकिन है तुम्हारी साजिश में शरीक ही हो। क्या तुम इस बात का जवाब दोगे कि कुमारी कैलाशी तुम्हारे दिल का हाल जानती है? ये मेरा जाती मामला है जैकार्ड, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन तुम कुमारी कैलाशी और एडा डिम्पल का नाम एक साथ क्यों ले रहे हो? शीरान ने जैकार्ड को देखते पूछा। इसलिए अहमक शीरान के तुम्हारी कुमारी कैलाशी दर हकीकत एडा डिम्पल है, समझे तुम? तुम्हारी महबूब बीवी तुम्हें मुस्तकिल धोखा दे रही है। उसने कई सालों से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हाँ, वो एडा डिम्पल है। एडा डिम्पल मेरी बहुत पुरानी शनासा है, और उस दिन जब उसने मुझे मार्क गासे में देखा तो अपने आप पर काबू न पा सकी और मेरे पास पहुंच गई। मैं उसे उसकी असली हैसियत से जानता हूँ, इसकी इस शक्ल से नहीं जानता। चुनांचे मैंने उसे अजनबी निगाहों से देखा। तब उसने मुझे अपना तारुफ कराते हुए कहा तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम एडा डिम्पल है।
میں نے اس سے اس کی شکل کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنی اور تمہاری کہانی سنا دی۔ وہ ایڈا ڈمپل جس نے تمہاری محبوب مونی ماردین کو قتل کیا اور اس کے بعد ہندوستان میں روپوش ہو گئی، پھر تم اسے نظر آئے تو اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بندی کر لی اور اس نے اپنے چہرے پر کماری کیلاشی کا میک اپ کر کے ظاہر کیا کہ وہ مونی ماردین کی بہن ہے، اس لیے اس کی ہم شکل ہے۔ اور تم جو ایک احمق آدمی تھے، پہاڑوں میں رہنے والے وحشی، جاہل اور گوار، تم نے اسے کماری کیلاشی کی حیثیت سے قبول کر لیا، اس لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا کہ وہ مونی ماردین کی چھوٹی بہن ہے اور اس کی شکل تمہیں مونی ماردین کی یاد دلاتی رہے گی۔ لیکن احمق شیران، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تم ایک بیوقوف آدمی نہیں ہو؟ وہ کتنی کامیابی سے آج تک تمہیں احمق بنائے ہوئے ہے۔ جاؤ میرے دوست، پہلے اپنی محبوبہ کی خبر لو۔ جگاڑ کا مسئلہ تو بہت بعد میں آتا ہے، ہمیں تم اس کا موقع دے سکتا ہوں، تم یہاں سے نکل کر جا سکتے ہو، یہاں سے جاؤ۔ ایڈنا ڈمپل کے چہرے پر میک اپ تلاش کرو، اسے اس کی اصل شکل میں لاؤ اور اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد میں تمہیں دعوت دوں گا، تم میرے راستے پر آ جاؤ۔ جیکارڈ ایک دلیر آدمی ہے، میں اس لیے تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ شیران ایک لمحے کے لیے چکرا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا۔ اگر جیکارڈ جیسے چالاک آدمی نے اس کے ساتھ کوئی چال چلی ہے تو بلا شبہ یہ چال انتہائی بھیانک ہے، اور اس چال اور اس کے ان الفاظ نے بلا شبہ شیران کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تب بھی ایڈا ڈمپل سے تو بعد میں نپٹا جا سکتا ہے۔ ایک دشمن نگاہوں کے سامنے ہو تو سب سے پہلے اس کا اختتام ضروری ہے۔ ممکن ہے یہ صرف جیکارڈ کی چال ہو اور اس نے اسے اس جذباتی الجھن میں مبتلا کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہو۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مسکراتے بولا کہ میرے اصول کے خلاف مسٹر جیکارڈ، اگر کماری کیلاشی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ کیلاشی نہیں ایڈنا ڈمپل ہے تو پھر اس سے بھی حساب کتاب کر لوں گا، لیکن فی الحال تو تم میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ بکواس مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موت اس جگہ ہو، میں نے تمہیں دوستانہ انداز میں بلایا تھا اور میں تمہیں اسی طرح واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب دوسری بار ملیں گے تو دو دشمنوں کی حیثیت سے ملیں گے۔ جیکارڈ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، شیران بھی آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا، پھر دفتن اس نے کافی کے مگ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انتہائی پھرتی سے اسے جیکارڈ کے چہرے پر اچھال دیا۔ گرما گرم کافی جب جیکارڈ کے منہ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور یہی لمحہ شیران کے لیے کافی تھا۔ اس نے جیکارڈ پر چھلانگ لگا دی۔ جیکارڈ خود بھی ٹھوس بدن کا طاقتور آدمی تھا، وہ ایک لمحے کے لیے تو بھوکلا گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال کر شیران کی کمر پکڑ لی۔ اس نے شیران کی کمر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کی گریپ سے نکل گیا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا سابقہ کیسے وحشی اور جنگلی انسان سے پڑا ہے۔ دوسرے لمحے شیران نے اچھل کر اس کے سر پر ٹکر ماری۔ شیران کی اس ٹکر سے جیکارڈ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ شیران نے اچھل کر اس کے سینے پر گھٹنا مارا اور پھر اس کی گردن پر پاؤں پھنسا دیا۔ جیکارڈ نے اس کی گردن میں دونوں پاؤں پھنسائے اور ایک بار پھر وہ شیران کو خود سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے پاس ریوالور نہیں تھا، اس کے تصور میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، چنانچہ اس نے پھرتی سے ادھر دیکھا اور پھر ایک پیتل کا وزنی گلدان اٹھا لیا۔ اب وہ شیران پر حملہ کرنے کے لیے پینترے بدل رہا تھا اور شیران اس سے بچنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا۔ دفعتاً جیکارڈ نے ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ شیران پر چھلانگ لگائی۔ گلدان شیران کے کندھے کے پاس سے نکل گیا، اگر ذرا سی لغزش سے ہو جاتی تو یقیناً شیران کا بھیجا اڑ گیا ہوتا، لیکن وہ بھی شیران تھا۔ اس نے جیکارڈ کے توازن کو سنبھالا اور دوسرے لمحے اس کی گردن میں کینچی ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شیران ایک بار پھر اس پر چھا گیا، اس کے جیکارڈ کے منہ پر تابڑتوڑ گھونسے مارے اور جیکارڈ کا حلیہ بگڑ گیا۔ پھر اس نے جیکارڈ کے بال پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ جیکارڈ اس گھونسے کی تاب نہ لا کر دیوار سے جا ٹکا تھا، لیکن ایک بار پھر سنبھلا اور اس نے شیران پر چھلانگ لگا دی۔ اس بار دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر آ رہے تھے، اب صرف دو جسموں کی طاقت آزمائی ہو رہی تھی۔ جیکارڈ شیران پر حاوی نہیں ہو رہا تھا، وہ لاکھ طاقتور سہی، لیکن شیران جیسے جنگلی کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد شیران نے اسے اوندا کیا اور اس کا منہ زمین سے رگڑنے لگا۔ جیکارڈ کا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا۔ شیران نے پھر اس کے بال پکڑے اور اس کا چہرہ پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ جیکارڈ کی پیشانی پھٹ گئی تھی اور اس سے خون بھل بھل کر بہنے لگا۔ ایک بار پھر جیکارڈ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شیران اسے قوت سے رگیدنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے جیکارڈ کو کھڑا کر کے ایک بار پھر دیوار سے دے مارا، لیکن جیکارڈ نے دیوار سے ٹکتے ہی دفعتاً ایک سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک سوئچ بورڈ کے نزدیک تھا، اس نے سوئچ بورڈ کے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی اور کہیں دور گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔
शीरान ने तेजी से इधर देखा और फिर पीतल का वही गुलदान उठा लिया। वो जयकार को ज़रबे लगा लगा कर हलाक कर देना चाहता था, लेकिन जयकार ने जो कुछ कहा था वो शायद दुरुस्त नहीं था। यहाँ उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे, वो तन्हा नहीं था, क्योंकि चंद लम्हात के बाद ही शीरान ने भागते हुए कदमों की आवाजें सुनी थी। उसने पूरी कुव्वत से पीतल का गुलदान जयकार के सर पर दे मारा और जयकार का सर बुरी तरह फट गया। शीरान के पास अब बिल्कुल मौका नहीं था, क्योंकि दरवाजे पर आहटें सुनाई दे रही थी और ये आहटें कई आदमियों की मालूम होती थी। चुनांचे वो बर्क रफ्तारी से दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। दरवाजा शायद बाहर से खुलता था, क्योंकि दूसरे लम्हे कई आदमी दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो जयकार को उन्होंने शदीद जख्मी हालत में देखा। वो पलटे तो शीरान पिस्तौल लिए इनके सामने मौजूद था। दूसरे लम्हे इन लोगों ने अपने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन शीरान के पिस्तौल से कई शोले निकले। आखिरी गोली उसने जयकार पर चलाई थी, जो उसके पेट में लगी, और इसके बाद उसने खुले हुए दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन बाहर भी उसे चंद लोगों से मुलाकात करनी पड़ी। ये तादाद में 3 थे और उनके हाथों में पिस्तौल थे। चूंकि अंदर से उन्होंने गोलियों की आवाजें सुन ली थी, दूसरे लम्हे भी कई गोलियां सनसनाती हुई शीरान के इर्द गिर्द से निकल गई। खुशकिस्मती थी जब वो इन गोलियों के सही निशाने पर नहीं आ सका था। उसने अपनी पिस्तौल की बाकी गोलियां भी चला दी और अब उसका पिस्तौल खाली हो गया था। पिस्तौल को दोबारा लोड करने के लिए वक्त दरकार था, लेकिन वो इन गोलियों से सिर्फ 2 आदमी हलाक कर सकता था। तीसरे आदमी ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अब शीरान के लिए इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि वो यहाँ से दौड़ लगा दे। चुनांचे उसकी गोली से बचता हुआ दौड़ता रहा और चंद ही लम्हात के बाद उस फैद इमारत के अहाते से कूदकर बाहर निकल गया। अंदर जो लोग जिंदा बच गए थे वो बेतहाशा चीखते बाहर दौड़े थे, लेकिन शीरान अपनी पूरी मुहारत से दौड़ रहा था। देखते देखते वो इनसे काफी दूर निकल आया। थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद उसने एक जगह आड़ ली। अब इसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। इसकी कार जयकार की रहायशगाह के अहाते के नजदीक बाहर की समत खड़ी हुई थी। अगर किसी तरह वो कार तक पहुंच जाए तो यहाँ से उसे फरार में आसानी हो सकती है। बहर तो इस जगह की आड़ लेकर वो पिस्तौल लोड कर चुका था और फिर ऐन उस वक्त जब 2 आदमी उसके नजदीक पहुंचे वो इनको निशाना बनाने के लिए तैयार था। दूसरे लम्हे पिस्तौल से 2 गोलियां निकली और इन दोनों के भेजे उड़ गए। शीरान ने अपनी जगह से सर उभार कर देखा। इमारत के सदर दरवाजे के नजदीक 2 आदमी खड़े हुए थे। वो इसी तरफ देख रहे थे। गालिबन उनके पिस्तौल खाली हो चुके थे और वो इन्हें दोबारा लोड करना चाहते थे। शीरान ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा और फिर दूसरे लम्हे उसके पिस्तौल से एक गोली निकली। इनमें से एक आदमी ढेर हो गया। दूसरे ने फौरन पीछे हटकर आड़ ले ली थी और फिर वो वहां से शीरान पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन शीरान को भागने का मौका मिल गया था। वो फुर्ती से उस तरफ दौड़ा जिधर उसकी कार खड़ी हुई थी और चंद ही लम्हों के बाद वो कार में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद कार तूफानी अंदाज में स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से चल पड़ी। पीछे से चंद गोलियां कार के अकबी हिस्से से टकराई थी, लेकिन पिछला शीशा बच गया था। शीरान इंतहाई फुर्ती से कार को ड्राइव करता हुआ उस इलाके से दूर निकल आया। वो अपना काम अंजाम दे चुका था। जयकार पर उसने जो हमले किए थे उन पर उसे यकीन था कि वो जानवर नहीं हो सकेगा। आखिरी कोशिश उसने पिस्तौल की गोली चलाकर जयकार को बिल्कुल खत्म करने के लिए की थी और गालिबन वो इसमें कामयाब भी हो गया था। चुनांचे मुसर्रत की लहरें उसके बदन में दौड़ रही थी। इसके साथ ही जो कुछ हुआ था उससे उसकी उम्मीद नहीं थी। जयकार ने यहाँ चालाकी से काम लिया था। यकीनन उसने अपने आदमी पोशीदा कर दिए थे। पता नहीं क्यों, मुमकिन इसके ज़हन में शीरान की तरफ से कोई खतरा मौजूद हो। बहर तो इस सिलसिले में शीरान कोई सही फैसला नहीं कर पाया था। वो कार दौड़ाता उस इलाके से काफी दूर निकल आया। इसने अपने ताक़ुब में कोई कार नहीं देखी थी। कार जब शहर में दाखिल हो गई तो शीरान ने अपने आप को पुरस्कून करने के लिए उसे एक जगह रोका और अपने लिबास वगैरह पर निगाहें दौड़ाने लगा। इसका लिबास मसल जरूर गया था, लेकिन इस पर ना तो खून का कोई धब्बा था। उसने अपने लिबास की शिकनों को दुरुस्त किया, बालों को संवारा और इसके बाद एक बार फिर कार स्टार्ट करके चल पड़ा। अब उसके ज़हन में जयकार की सुनाई हुई दास्तान उभर रही थी। एडना डिम्पल, ये नाम बहुत अरसे के बाद उसके सामने आया था और इस नाम के साथ जो कहानी मंसूब की गई थी वो नाकाबिले यकीन थी। शीरान को किसी तौर पर यकीन नहीं आ रहा था कि कुमारी कैलाशी मेकअप में है और दरअसल वो एडना डिम्पल है। क्या जयकार की कहानी हकीकत है? क्या उसने दुरुस्त कहा है? देखना होगा, पता लगाना पड़ेगा। और अगर ये कहानी सच है तो शीरान के वजूद से धुआं उठने लगा। उसकी आंखों में खून का समंदर मौजन हो गया। तो एडना डिम्पल को इसकी चालाकी का खुमियाजा भुगतना होगा।